डॉक्टर जमशेद के दोनों साथी डॉक्टर उसका इंतजार कर रहे थे कि वो वापस आए तो खाना खाएं। डॉक्टर जमशेद आ तो गया, लेकिन इस हालत में कि उसके दोनों हाथों में एक एक खंजर था, जिनमें से एक खंजर खून आलूद था और डॉक्टर ने एक औरत को आगे लगा रखा था। एक डॉक्टर ने उसे देखा तो दौड़ आया और जरा सी देर में अस्पताल के सारे लोग इकट्ठे हो गए। डॉक्टर जमशेद ने सारा वाकया सबको सुनाया। किसी ने कहा कि ये औरत तो वलंदेजी है और इसकी एक बेटी भी है। डॉक्टर जमशेद ने कहा कि वही होगी जिसे मैं कत्ल कराया हूँ। उस इलाके का जो गोरिल्ला कमांडर था, फौरन उसे इत्तला दी गई और वो दौड़ा आया। उसके साथ 3-4 आदमी थे। जमशेद अभी इंडोनेशियन ज़बान नहीं बोल और समझ सकता था। उसके साथी डॉक्टर बड़ी फरावानी से अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने कमांडर को सारा वाकया सुनाया और फिर सब ने उसको साथ लेकर उस घर की तरफ चले गए। वहाँ 3 लाशें पड़ी थीं और कमरे में खून बह रहा था, बल्कि बहकर जम चुका था। उस औरत से पूछा गया कि ये क्या साजिश थी। वो कुछ बता नहीं रही थी। उसे डर ये था कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए राज अपने साथ ही ले जाएगी। उसके साथ वादा किया गया कि उसे माफ कर दिया जाएगा। वो फिर भी ना बोली तो कमांडर ने कहा कि इसकी दोनों आंखें निकाल दो और जुबान काट दो और अस्पताल ले जाकर इसे ठीक कर दो ताकि ये इसी हालत में जिंदा रहे। आखिर उसने खौफजदा होकर राज फाश कर दिया। वो इंडोनेशियन ईसाई थी, यानी इंडोनेशिया की ही पैदाइश थी। उसने एक वलंदेजी के साथ शादी कर ली थी, जिससे ये लड़की और 2 लड़के पैदा हुए थे। जब जापानियों ने उन इलाकों पर हमला किया तो उस औरत का खामिन यहाँ से भाग गया था और उनके दोनों बेटे मारे गए थे। ये औरत अपनी बेटी को साथ लिए कहीं छुपी रही, वरना जापानी इतनी खूबसूरत लड़की को घर में ना रहने देते और अपने साथ ले जाते। ये एक अलग कहानी है कि ये औरत कहाँ और किस तरह छुपी रही। मुख्तसर ये कि जापानियों ने इंडोनेशिया वालों के साथ समझौता करके उनकी हुकूमत बना दी थी। मैं ये तफसीलात आपको पहले सुना चुका हूँ। एक इंडोनेशी ईसाई ने उस औरत को अपने घर में रख लिया था, या गालिबन वो ईसाई उसके घर में आ गया था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा। वो कोई बूढ़ा और अमीर कबीर ईसाई था जिसकी दौलत और जेवरात की शक्ल में सोना महफूज था, लेकिन उसका बहुत बड़ा घर बमबारी से तबाह हो गया था। उस ईसाई ने उस औरत के साथ शादी नहीं की, लेकिन उसे दाश्ता बनाए रखा। औरत ने अपनी बेटी को उस शख्स से बचाए रखा। मालूम नहीं ये जवान लड़की उस दौलतमंद ईसाई से बची रही थी या नहीं। हुआ ये कि जापानियों की पसपाई और शिकस्त शुरू हो गई और यहाँ अमरीकी और अंग्रेज फौजें पहुंच गईं। तो उस औरत ने उस ईसाई को जहर देकर मार डाला। वो कोई बूढ़ा आदमी था। उसकी सारी दौलत उस औरत के हाथ में आ गई। उसका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ हो गया तो ये उसकी मुखबर बन गई और उसने कुछ मुसलमानों को धोखा देकर गिरफ्तार भी करवाया और मरवा भी दिया। मैं उस औरत की हिस्ट्री सुनाकर अपना और आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी को नाकाम बनाने के लिए अमरीकियों, अंग्रेज़ों, वलंदेजियों और हिंदुओं ने कैसा मुतहिदा महाज बनाया था और किस तरह की साजिशें तैयार की थीं। यह वाक़या उसी साजिश की एक कड़ी थी। ये औरत कुछ अरसे से तखरीबकारी और सबोताज की कार्रवाइयों में बाकायदा शिरकत करने लगी थी और जहाँ ज़रूरत पड़ती अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर लेती थी। उसकी उसे बाकायदा उजरत मिलती थी और उसने ईसाई की दौलत भी हथिया ली थी। डॉक्टर जमशेद ने मुझे इतना ही सुनाया था कि उस औरत ने अपने बयान में अपनी कुछ तखरीबी कार्रवाइयों का जिक्र किया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो कार्रवाइयाँ नहीं सुनाई। औरत ने अपने बयान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उसे साबका INA के आदमी दिए गए थे और सलीबियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यह स्कीम बनाई थी कि इंडोनेशियन मुसलमान लीडरों को कत्ल करवाया जाए और गोरिल्ला कमांडरों को भी ख़त्म किया जाए। उन अहम शख्सियात की हिट लिस्ट में वो डॉक्टर भी शामिल किए गए थे जो ज़ख्मी मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करते थे। ये दोनों आदमी जिन्हें डॉक्टर जमशेद ने कत्ल किया था INA में थे और जब INA बिखर गई तो ये इंडोनेशिया में आ गए और बाद में उनका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ हो गया। अफसोसनाक बात यह है कि ये दोनों मुसलमान ही थे। अब्दुल खालिक का सही नाम यही था। यूं नहीं हुआ, जैसा कि मैं पहले एक वाक़या सुना चुका हूँ, कि हिंदू अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इंडोनेशियन गोरिल्लों में शामिल हो गए होते। अब्दुल खालिक और उसके साथी ने डॉक्टर जमशेद को कहीं देख लिया था और उस औरत को बताया था कि एक शिकार फांसा जा सकता है। ये औरत बहुत ही चालाक और अक्लमंद थी और उसकी बेटी भी उसी जैसी हो गई थी। उन चारों ने डॉक्टर जमशेद को ख़त्म करने की स्कीम बनाई और उस पर अमल किया। उस औरत से पूछा गया कि किसी आदमी को घर बुलाकर कत्ल कर देना कोई मुश्किल काम नहीं, फिर उन्होंने पहले रोज़ ही उस डॉक्टर को कत्ल क्यों ना कर दिया। औरत ने बताया कि अब्दुल खालिक का साथी किसी और काम से सोराकारता से बाहर चला गया था और ये काम उसके आने पर ही हो सकता था। उसने कहा कि उन 2 दिनों में यह फ़ायदा मिला कि लड़की ने डॉक्टर जमशेद को अपने हुस्न जवानी के तलिस्म में गिरफ्तार कर लिया था। ताख़ीर की दूसरी वजह यह थी कि लाश घर में ही गायब करनी थी। अब्दुल खालिक का साथी आ गया तो उन्होंने इस यकीन के साथ कि वो बड़ी आसानी से डॉक्टर जमशेद को कत्ल कर लेंगे, एक क़ियारा खोद कर उसकी कब्र तैयार कर ली थी। इत्तफाक से यह कब्र डॉक्टर जमशेद ने देख ली थी और उस औरत से पूछा था कि यह गड्ढा क्यों खोदा गया है।
औरत ने कहा था कि उसमें दरख्त लगाने हैं। डॉक्टर जमशेद के जहन में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि वो अपनी कब्र देख रहा है। उसे उस गड्ढे में हमेशा के लिए गायब हो जाना था। औरत ने अपने बयान में कहा कि ये पहला आदमी है जो उनके जाल से जिंदा निकल गया है। उसने हैरत का इजहार किया कि उस डॉक्टर ने किस तरह उन दोनों को कत्ल कर दिया था और उसे ये पता नहीं चल रहा था कि उसकी बेटी की पीठ में खंजर किस तरह लगा। डॉक्टर जमशेद ने उसे बताया कि वो अब्दुल खालिक का खंजर था जो उसी के हाथ से उसकी बेटी की पीठ में उतर गया। उस औरत को माफ़ नहीं किया गया था, ना ही किसी कीमत पर माफ़ करना था। उससे यह बयान उसी घर में लिया गया था जिस घर में उसकी बेटी और उसके गैंग के 2 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। गोरीला कमांडर उठा और उस औरत को अपने साथ लाशों वाले कमरे में ले गया। डॉक्टर जमशेद ने मुझे सुनाया कि उस कमरे से रिवॉल्वर की 3 गोलियां चलने के धमाके सुनाई दिए और फौरन बाद गोरीला कमांडर वापस उस कमरे में आ गया जहां सब बैठे हुए थे। वो औरत को उसके गैंग के पास पहुंचा आया था। रात को ये चारों लाशें उठवाकर करीबी नदी में फेंक दी गई थीं और ये मकान इंडोनेशियन गोरिलों के हेडक्वार्टर ने बल्कि इंडोनेशियन हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस मकान से अच्छी खासी रकम निकली और जेवरात भी मिले थे। गौर फरमाइए साहब, डॉक्टर जमशेद ने यह वाकया सुनाकर कहा, यह सही है कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि अपने शौक से कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन जिस तरह मैंने लड़की को उसके अपने ही साथी से मरवाया और फिर जिस तरह उन 2 हट्टे कट्टे आदमियों को जिनके पास खंजर थे उन्हीं के खंजर से मारा, इसे मैं अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा ही कहता हूँ। ड्रेसिंग टेबल के आईने और सीमजी के शीशे ने जिस तरह मेरी मदद की और फिर जिस तरह मेरा दिमाग ठिकाने रहा, ये अल्लाह की ख़ास मदद थी। और ये है असल ईमान कि ईमान पुख्ता हो और इंसान अल्लाह की राह पर चला जा रहा हो तो वो दरिंदों से भी महफूज रहता है और गालिबन दरिंदे भी उससे डरते हैं। आपको शायद यकीन ना आए कि जब अब्दुल खालिक ने खंजर ऊपर करके मुझे मारना चाहा था, उस वक्त से उस वक्त तक जब मैंने अब्दुल खालिक और उसके साथी को मार डाला था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगे होंगे। क्या मैं इतना तेज़ हो गया था? नहीं, ये अल्लाह का हाथ था जिसने मुझे महफूज रखा और इस्लाम के दुश्मनों को मेरे हाथों उन्हीं के खून में डबो दिया। मुझे याद आ गया कि डॉक्टर जमशेद ने कहा था कि वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए या किसी मुश्किल के वक्त किसी वजीफे का विर्द जारी रखता था। मैंने उससे पूछा कि उसने जब सीमजी के शीशे में 2 आदमियों को हाथों में खंजर लिए देखा और उनकी नीयत और इरादे को समझ गया तो क्या उसने कोई वजीफ़ा या कुरान की कोई आयत पढ़ी थी? हाँ साहब, उसने जवाब दिया। आपने बड़े काम की बात पूछी है। मेरा जवाब अपने जहन में नक्श कर लें। जब मुझे उन लोगों के इरादे का इल्म हो गया, मेरे सोचे बगैर ही मेरी ज़बान पर यह कलमा आया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहु तवक्कलना, यानी इसके मायने हैं कि हमें अल्लाह की मदद काफ़ी है और वही सबसे बढ़ चढ़ कर कारसाज हैं। अल्लाह पर ही हमें भरोसा करना है। मैंने दिल ही दिल में उस वजीफ़े का विर्द शुरू कर दिया और मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के इसी कलाम की बरकत थी कि मैं दुश्मनों पर हावी हो गया। मैंने ये वजीफ़ा ज़बानी याद कर लिया और आज तक जहाँ कहीं मुश्किलें पेश आईं मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। मैं उस रोज़ आशिक अली को ना देख सका। डॉक्टर जमशेद अनवर ने अगले रोज़ आने के लिए कहा। सिर्फ आमना को कमरे में जाने बल्कि रहने की इजाज़त थी। मैं डॉक्टर जमशेद की इतनी लंबी और सनसनीखेज़ कहानी सुनकर वापस चला आया। मैं अगले रोज़ दोपहर के बाद जा सका। आमना बाहर आई तो मुझे देख कर मुस्कुराई। मैं समझ गया कि आशिक बेहतर हो गया है। वो मुझे कमरे में ले गई। आशिक जाग रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बायां हाथ आगे किया क्योंकि उसका दायां बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसके साथ जो बातें हुई वो ऐसी नहीं जो मैं आपको सुनाऊं। सुनाने वाली बात यह है कि बातों के दौरान एक बार उसके आंसू निकल आए। मैं ये समझा कि उसे घर याद आ रहा है। आमना ने उसके आंसू देख लिए और वो परेशान हो गई। आशिक के तकिए के पास रुमाल पड़ा हुआ था। आमना ने रुमाल से उसके आंसू पोंछ डाले और इशारों से पूछने लगी कि वो क्यों रो रहा है। आशिक अली ने ज़रा सा मुस्कुराकर और सर हिलाकर उसे बताने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं। आशिक अली ये सोचकर गमगीन हो गया था कि वो अगर बाजू और टांग से माजूर हो गया तो उसका अज़म ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो जो मकसद और जज्बा लेकर आया था वो धरा रह जाएगा और मोहताजी की ज़िंदगी की सोचकर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मैं उसे झूठी सच्ची तसल्लियाँ देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उसे डॉक्टर जमशेद अनवर का बताया हुआ वजीफ़ा याद करवाया और कहा कि वो इसका विर्द करता रहा करे। कुछ देर आमना की वारिफ्तगी की बातें हुई और मैंने उसके साथ डॉक्टर जमशेद अनवर की बातें शुरू कर दी। उसने उस डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और साथ ही ये खबर भी सुनाई कि वो वापस चला गया है। डॉक्टर जमशेद आशिक अली से मिलकर गया था और उसे तसल्ली देकर गया था कि वो ऐसा माजूर नहीं होगा कि किसी का मोहताज हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें करने के बजाय आपको एक और वाक़या सुना दूँ। मैं अब तक ये कहता आया हूँ कि इंडोनेशियन मुसलमान बड़े ही ज़बरदस्त जज्बे से लड़ रहे थे और बेदरेर खून और जान के नजराने दे रहे थे
इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडोनेशियन मुसलमान का यही जज्बा था। तारीख़ इस्लाम के दो पहलू हैं, गालिब पहलू तो शुजात और जज्बा ईसार का है, लेकिन गद्दारी का पहलू भी हर दौर में मौजूद रहा है। ऐसे गद्दार इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में भी मौजूद थे और कुछ ऐसे थे जो गद्दार तो नहीं थे, लेकिन इन हालात में भी वो अपने ज़ाती जज्बात के पाबंद थे। ऐसे ही एक इंडोनेशियन नौजवान मुजाहिद ने आशिक अली के लिए ख़तरा पैदा कर दिया था। उसका अभी आशिक अली को इल्म नहीं था। मैं जिस रोज़ आशिक अली को देखने गया था उसी रात उस्मान ने मुझे एक बात सुनाई। मैंने उसे बताया था कि मैं आशिक अली को देख कर आया हूँ। उसने बताया कि मेरे बाद वो भी आशिक को देखने गया था। उस्मान ने मुझे सुनाया कि आशिक अली का अस्पताल में तीसरा दिन था। शाम के वक्त आमना उस्मान के पास आई और उसे बताया कि उस रोज़ वो आशिक अली के कमरे से निकलकर किसी और तरफ चली गई थी। वापस कमरे में आई तो एक इंडोनेशियन नौजवान आशिक अली पर झुका हुआ था। उसे पता न चल सका कि आमना दरवाजे में खड़ी है। आमना ने उसे अकब से ही पहचान लिया था कि वो कौन है। आमना खड़ी देखती रही कि ये क्या कर रहा है या क्या करेगा। उस नौजवान का नाम अल-हिशाम था और उसे अली कहते थे। साल डेढ़ साल पहले आमना के वालिदैन ने आमना को अली से मंसूब कर दिया था, या यूं कह लें कि अली आमना का मंगेतर था, लेकिन आमना आशिक अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। आमना ने उस्मान को बताया कि अली अच्छी नीयत से नहीं आया था। उसने उस बारीक से पाइप को हाथ लगाकर भी देखा जिससे अली के जिस्म में ग्लूकोज और खून जा रहा था। जब उसने अली को यह हरकत करते देखा तो आमना को खतरा महसूस हुआ कि यह कहीं नाली खींच ही ना दे जो आशिक अली की जान भी ले सकती थी। इस खतरे के पेश नज़र आमना तेजी से आगे हुई। अली ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह खसियाना सा हो गया। उस वक्त आशिक अली बेहोशी में था। वो 1 मिनट के लिए भी होश में नहीं आया था। आमना ने अली से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अली ने कहा कि वो आशिक को देखने आया है कि होश में आ चुका है या नहीं और उसकी हालत क्या है। आमना ने उस्मान को सुनाया कि उसने अली से कहा कि वो इस कमरे में आ कैसे गया है। किसी को अंदर आने की भी इजाज़त नहीं मिली। आमना ने उसे कहा कि वो फ़ौरन यहाँ से चला जाए वरना आमना उसकी रिपोर्ट कर देगी। अली ने आमना को बाजू से पकड़ा और उसे बाहर ले आया। आमना गुस्से में आ गई और अली से कहा कि वो यहाँ भी ना आए और उसके सामने भी ना आए। होश में आओ आमना, अली ने आमना से कहा। अपना दिमाग ठिकाने पर ले आओ और उस आदमी को जहन से उतार दो। तुम मेरी हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और को अपने दिल में बिठा लो। ये फैसला मेरा नहीं, आमना ने कहा। मेरे बाप ने आशिक अली के साथ वादा किया है कि इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो वो मुझे उसके साथ ब्याह देगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जाओ और मेरे बाप के साथ बात करो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और जो बदल नहीं सकता। तुम्हारे बाप के साथ तो बात करना बेकार है, अली ने कहा। तुम उस हिंदुस्तानी को चाहती हो और ये मुझे मंजूर नहीं। आमना ने उस्मान को बताया कि अली के साथ उसकी अच्छी खासी तुर्श कलामी हुई और अली उसे ये धमकी देकर चला गया कि वो उस हिंदुस्तानी को यानी आशिक अली को वापस हिंदुस्तान भेज देगा और उसे इंडोनेशिया में रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। जाते जाते अली ये भी कह गया कि ये शख्स बड़े दूर के एक मुल्क का बाशिंदा है और कुछ पता नहीं कि यहाँ से भाग जाए, और अब तो ये ऐसा जख्मी हुआ है कि बाजू और टांग से माजूर और मोहताज हो जाएगा। आमना ने उसे कहा कि माजूर हो सकता है लेकिन आशिक अली को वो किसी का मोहताज नहीं होने देगी। उसने कहा कि आशिक अली अंग्रेज़ों का फौजी कानून तोड़कर इंडोनेशिया की आज़ादी की जंग लड़ने आया और उसी जहाद में इतना शदीद ज़ख्मी हो गया है तो हम इंडोनेशियन ऐसे घटिया लोग तो नहीं कि उसे कुछ सिला भी ना देंगे। आमना ने ये बातें उस्मान को इसलिए बताई थी कि ये एरिया उस्मान का था और आमना ने उस्मान को इस खतरे से आगाह किया था कि अली रकाबत के जोश में आकर आशिक अली पर ओछा वार करेगा। आमना ने साफ अल्फाज में बताया कि अली का अस्पताल आना और आशिक अली के कमरे में जाकर उस पर झुकना और फिर खून और ग्लूकोज की नालियों को देखना बड़े ख़तरनाक इरादे का इजहार करता है। उस्मान ने आमना को तसल्लियाँ दी और मुतमईन कर दिया और कहा कि वो अली को बुलाकर उसे समझाने की कोशिश करेगा और अगर उसने फिर कोई ऐसी ख़तरनाक हरकत या बेहुदा बात की तो उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। उस्मान मेरा कमांडर था लेकिन इस ताल्लुक़ के अलावा उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया था और हर बात मेरे साथ करता था सिवाय उन राजों से जिनका ताल्लुक़ जंग आज़ादी के साथ था। अब मैं 5-6 महीने आगे की बात सुनाऊंगा। इस अरसे में आशिक अली के ज़ख्म भर गए थे, खून की कमी कभी की पूरी हो चुकी थी और वो ज़ख्मी होने से पहले की तरह रोज़मर्रा के मामूलात में रवां हो गया था, लेकिन उसके जिस्म में कुछ तब्दीली आ गई थी। एक ये कि वो तेज़ दौड़ने के काबिल नहीं रहा था और ना ही वो तेज़ चल सकता था। जो टांग जख्मी हुई थी उस टांग को वो खींच कर चलता था और घुटने से ये टांग पहले की तरह दोहरी नहीं होती थी। ऐसे ही दायां बाजू पूरी तरह ऊपर नहीं उठता था, ना तंदुरुस्त बाजू की तरह घुमाया जा सकता था। हाथ की गिरफ्त ठीक थी लेकिन बाजू कमज़ोर सा हो गया था। आशिक अली उस हाथ से राइफल और टॉमी गन वगैरह चला सकता था लेकिन पहले की तरह नहीं। अब वो सिर्फ लेग तर फायर कर सकता था।
इन 5-6 महीनों में मैं चंद एक गोरीला कार्रवाइयों में गया था और आशिक अली भी उन 2 कार्रवाइयों में शामिल हो चुका था। एक और बड़े गोरीला एक्शन ऑपरेशन का ऑर्डर आ गया। मैं उस ऑपरेशन को पूरी तरह बयान करना मुनासिब नहीं समझता। ये भी वैसा ही ऑपरेशन था जैसा वो ऑपरेशन था जिसमें आशिक अली जख्मी हुआ था। ये सारे ऑपरेशन एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसलिए भी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं भी उस ऑपरेशन में शामिल था, लेकिन मुझे किसी और तरफ भेज दिया गया था। दिन भर लड़ाई हुई। ऑपरेशन का जो मकसद था वो पूरा हो गया और हमारे कुछ आदमी जख्मी हुए और 3 शहीद भी हुए। पिछले पहर के 4 बज रहे थे जब उस ऑपरेशन में शामिल होने वाली पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुईं। एक अमरीकी बटालियन को घात में लेना था जो हमने लिया और अमरीकियों को खासा जानी नुकसान पहुंचाया। कुछ देर जमकर फायरिंग का तबादला भी हुआ। आखिर अमरीकी बहुत सी लाशें पीछे छोड़कर अपने ट्रकों में बैठकर चले गए। मैंने ऑपरेशन खत्म होने के बाद आमना को देखा। उस ऑपरेशन में भी चंद एक लड़कियां शामिल थीं। आमना उस्मान के पास आई और सर के इशारे से उसे अलग ले गई। दोनों दूर खड़े बातें करते रहे और फिर आमना अपनी पार्टी में चली गई और उस्मान वापस आकर अलग थलग बैठ गया और उसने सर झुका लिया। मैं समझ गया कि आमना ने उसे कोई खास बात बताई है। मैंने पहले बताया है कि उस्मान मुझे अपना दोस्त बनाए हुए था। आखिर उसने मुझसे हल्फिया वादा लिया कि मैं ये राज सिवाय आशिक अली के किसी और को नहीं बताऊंगा। आमना का किरदार और ईमान देखें कि वो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उस्मान के पास आई और उसे बताया कि जब दोनों तरफ से फायर खुल गया तो वो पोजीशन बदलने लगी। उस जगह ऊंची नीची टीकरियां और खड़ भी थे और जंगल घना था। उसने अली को देखा कि वो अपनी पोजीशन से उठकर बाएं तरफ को जा रहा था। आमना को अचानक ख्याल आ गया कि उस तरफ आशिक अली पोजीशन में था। आमना को आशिक अली के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत थी कि ऑपरेशन पर भी उसकी नज़र आशिक अली की तरफ जाती थी। चूंकि अली भी उनके दरमियान मौजूद था, इसलिए आमना जितनी तवज्जो उस ऑपरेशन पर दे रही थी उतनी ही आशिक अली पर भी देती थी। उसने जब अली को बिला जवाज अपनी पोजीशन से उस तरफ जाते देखा जिस तरफ आशिक अली था, तो आमना भी ऑपरेशन को भूलकर छुपती छुपाती अली के पीछे गई। अली एक जगह लेट गया और वहां से एक तरफ घुटनों और कोहनियों के बल रेंगने लगा। आमना के सामने एक ऊंची टीकरी थी जिस पर दरख्त भी थे और झाड़ियों के अलावा ऊंची घास भी थी। आमना उस पर इस तरह चढ़कर छुप गई कि वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। आमना तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार गोरीला फाइटर थी। मुझे उसकी वो नौजवानी याद आती है। मैंने उसे अपनी आंखों से 3-4 मरतबा एक्शन में देखा था। उसने उस्मान को बताया कि जब उस टीकरी पर जाकर पोजीशन ली तो उसे बाएं तरफ कुछ आगे आशिक अली नजर आया, जो जरा कम बुलंद टीकरी पर एक दरख्त के पीछे बैठा फायर कर रहा था। आमना को अली भी नजर आ गया, जो आशिक के पीछे एक टीकरी पर पोजीशन ले रहा था। उसके और आशिक अली के दरमियान 20-35 गज का फासला था। अली के पास राइफल थी और आमना के पास टॉमी गन थी। आमना और अली के दरमियान 25 गज का फासला था। आमना ने देखा कि अली ने राइफल कंधे से लगाई और राइफल की नाली आशिक अली की तरफ थी। अली जिस पोजीशन में था वहां से वो दुश्मन पर फायर नहीं कर सकता था। वो आशिक अली को गोली मारने के लिए उस पोजीशन में गया था। जूं ही अली ने राइफल के कंधे से लगाकर आशिक अली की तरफ सीधी की, आमना ने टॉमी गन अली की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। अली का दायां पहलू आमना की तरफ था। गन का पूरा ब्रस्ट अली के पहलू में लगा और वो वहीं बगैर तड़पे मर गया। आमना ने आशिक अली को बचा लिया था। अगर आमना उस्मान को ना बताती कि अली को उसने मारा है तो किसी को शक तक ना होता। वहां हमारे कुछ साथी जख्मी भी हुए और शहीद भी। बाकी सब अली को भी शहीद कह रहे थे, लेकिन आमना के किरदार और ईमान को देखें कि उस्मान को सही बात बता दी और ये भी कहा कि आप मेरे कमांडर हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने बिला जवाज कत्ल किया है तो मुझे यहीं गोली मार दें। उस्मान ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने ठीक किया है। अली इसी काबिल था, किसी को बता ना देना।